अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत के लिए कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी मुश्किल हो गई। ऑपोजिशन के बाद अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। मिनी बजट पर बुलाए गए पार्लियामान के इजलास में ऑपोजिशन कायदीन ने मिनी बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए नया बिल लाने का मुतालबा किया, तो वहीं अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने भी मिनी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए 11 नुकाती तजवीज़ कौमी असम्बली में जमा करा दी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी अरकान को हदायत जारी की हैं कि अगर हुकूमत MQM पाकिस्तान की तजवीज़ पर अमल नहीं करती तो मिनी बजट की मुखालिफत करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि MQM राजी हो गई है। लेकिन आज ही के दिन कौमी असम्बली में MQM के मेंबर कौमी असम्बली सलाउद्दीन साहब किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, मुलाहिज़ा कीजिए। और अब ऐसा महसूस होने लगा है कि सिर्फ अब इस ऐवान में हाथ उठाने के लिए रह गए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हमें नहीं पता कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी की मशरूत हमायत के बाद हुकूमत के लिए नेशनल असम्बली से बजट पास कराना एक नया चैलेंज बन गया है और इस मुश्किल से निकलने के लिए वज़ीर आज़म ने कल पार्लियामानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और उन्हें मनी बजट पर एतमाद में लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पहले भी मुस्लिम लीग काफ और MQM पाकिस्तान ने मिनी बजट पर अपने रिजर्वेशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो 30 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लियामानी कायदीन से मुलाकात करके उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की थी। मिनी बजट की मंजूरी में हुकूमती मुश्किलात को देखते हुए आज ऐवान में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिम ने इंकशाफ किया कि हुकूमत के वोट पूरे कराने के लिए माजी में भी अरकान को फोन किए गए और अब भी मिनी बजट पास कराने के लिए कॉल्स मौसूल हो रही हैं। कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है? कौन फोन करता है रात के अंधेरों में इनको इनके वोट पूरे करता है? ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। आज भी अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आएं और वोट दें बजट के लिए। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों सफ़ों से इन कॉल्स का इजहार होता रहा है। नवंबर में बुलाए गए पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जब हुकूमत को कानून साजी का मरहला दरपेश था, तब भी हुकूमत के अपने ही रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने बरमला एतराफ़ किया था कि फ़ोन आया था और मैं इजलास में शरीक हो गया। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी इसका इजहार करते रहे हैं। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? पहले हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी जॉइंट सिटिंग में और ये बड़ा वाज़ेह था कि कौमी असम्बली में हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। बहरहाल टेलीफोन कॉलें आई और पिछले हफ्ते अक्सरियत काया पलट गई, अक्सरियत आ गई, सफा जुड़ गया। जी सफ़े पता नहीं जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अक्सरियत वहाँ मौजूद थी और हमें बहुत से लोगों ने कहा जी मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं वोट नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ कि हुकूमत के साथ रहा तो सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन बस टेलीफोन कॉल आई है तो मैं। फोन कॉल्स अरकान असम्बली पर दबाव डालने और हुकूमती मुश्किलात के अजाले के लिए पार्लियामेंटेरियंस को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मजबूर करने की ये बाज़गश्त ऑपोजिशन की सफ़ों से तवात्तर से जारी रही है। सियासी ऐवानों में मुदाखलत के शिकवे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तक तवात्तर से सुने जा रहे थे, मगर फिर ऑपोजिशन को यकीन हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। KP में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ और हमने देखा कि कोई इदारा जो है वो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशंस पर या गिनती के दौरान नज़र नहीं आया, तो फिर आपने देखा कि उसके नताइज फिर क्या सामने आए हैं। तो हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं, इदारे की जो इज़्ज़त है वो उनके अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए किरदार अदा करने में है और हम यही उनसे तवक्को रखते हैं। कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भी यही दिखाई दे रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है। हमारी ही प्रोग्राम में इन्हीं ओपिनियंस का, इस राय का उन्होंने इजहार किया, मुलाहिज़ा कीजिए। मालिक जिसके ऊपर आप ट्वीट कर रहे हैं वो मालिक इतना तगड़ा रहा है कि वो ख्वाहिश जो है वो खत्म हो जाती है। वो मालिक कह रहे हैं कि अब हम गैर जानिबदार हो गए, तो आप मान चुके हैं मालिक गैर जानिबदार है। हमें फेस वैल्यू पे देखना चाहिए जब तक कि कोई चीज़ हमारे सामने ना आए कि वो गैर जानिबदार नहीं है।
मगर आज सीनियर तरीन लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मिनी बजट पास कराने के लिए अरकान असेंबली को एक बार फिर फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। हुकूमत सहारे ढूंढ रही है, उन्हें मार पड़ती है तो बड़े भाई को बुला लिया जाता है। किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा बुला लेना है। तो जनाबे चेयरमैन कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है। चीफ अवामी स्टाफ और अहम वफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। इजलास में मुल्की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम ने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशावराना तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, मुमकिन है कि ये फ़कत हसीन इत्तफाक हो कि वज़ीर आज़म कल मिनी बजट की मंजूरी के लिए अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। इत्तेहादी हिज़्ब रवायत मौके की नज़ाकत भांपते हुए चंद तजावीज़, तहफ़्फ़ुज़ात, चंद शिकायत, चंद उज़र लेकर बैठे हैं। ऐसे माहौल में कि जो हमेशा हुकूमत के काम आया वो सियासी करामात हैं, वो अनहोनियाँ हैं कि जिसने ऐवान से बाहर बैठकर ऐवान में लड़े जाने वाले महाज हुकूमत को डंके की चोट पर सर कराए। सियासत की बदलती हैयत में ये जादूगरी अपना असर खो रही है। फिलहाल अपोजिशन खुद भी कंफ्यूज्ड है कि जादूगरी का ये असर अभी कितना बाकी है या कितना मौसर है। जानिबदारी और गैर जानिबदारी के दरमियान चलने वाली इस कंफ्यूजन ने मुमकिन है हुकूमत को भी भुखला दिया हो। उस बड़े घर के दौरे अगर खैरी हैं तो सेम पेज के भारी भरकम बयानात सियासत की इस कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं कर पा रहे। और ये इसलिए भी क्योंकि साथ ही हम देख रहे हैं कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सरगर्म हो चुकी है। इस पस मंज़र में सिविल अस्करी क़यादत का इकट्ठे दौरा करना एक खुला पैगाम समझ लीजिए, बेहतरीन ऑप्टिक्स समझ लीजिए, मौके को गनीमत जान लीजिए। बहरहाल सिविल मिलिट्री क़यादत ताहाल एक सफ़े पर ही दिखाई दे रही है। और ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन क़यादत सरगर्म है। और आज भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने पहली बार डंके की चोट पे कहा कि किन ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हजरत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा। इस मुलाकात से पहले अपोजिशन लीडर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात में भी इन हाउस तब्दीली के हवाले से मुशावरत की गई थी। हुकूमत इस वक्त 2 मराहिल में मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, एक हम देख रहे हैं कि IMF मुआहिदे के मुताबिक मिनी बजट की मंजूरी और दूसरा बड़ा मरहला, दूसरी बड़ी मुश्किल अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए बढ़ता दबाव है। इन दोनों चैलेंजेस से नंबरबजा होने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए इदारों के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हुकूमत की मजबूरी है। हम एक पेज पे हैं और हमारे मुसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद भी अगले 3 माह को अहम तरीन करार दे रहे हैं और आज ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को बावर करवाया कि हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज गरूब होने को है। जब हुक्मरानों के आगे जो है तालियां मारने वाले और मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना, खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग आ जाएं, फिर जो है जनाबे चेयरमैन, तो फिर उन हुक्मरानों का जो है आखिरी वक्त आने वाला होता है उनके इक़्तिदार का। उनके इक़्तिदार के ऊपर सूरज गरूब होने वाला होता है। ऑपोजिशन की बढ़ती सरगर्मियों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक की तैयारियां, मिनी बजट पर हुकूमती इत्तेहादियों की नाराजगियां और अब ताज़ा तरीन खबरें कि मना लिया गया है मियां बरादरान के खिलाफ अदालतों से अपीलों के इस मंजरनामे में क्या वाकई हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं? क्या कल वोट डाला जाएगा? आज शाम तक इस बात के ऊपर वसूख से जवाब नहीं दिया जा सकता। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक से। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, बड़ा भाई वाकई आता रहा है छोटे की मदद को और एज ऑफ राइट नाउ क्या मदद की ज़रूरत है? ये बड़ा इस वक्त फिक्स में है, एस्टैब्लिशमेंट भी फिक्स में है, क्योंकि डैम्ड इफ़ यू डू डैम्ड इफ़ यू डोंट वाला हिसाब है।
अगर ये डिफीट होती है, गवर्नमेंट के मसले अपनी जगह हैं, लेकिन IMF के साथ सीरियस इशूज़ होते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना रिव्यू बोर्ड की मीटिंग पोस्टपोन कर दी। ज़ाहिर है इनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो इन्होंने उनको कहा होगा कि जी हमें पैसेज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए टाइम आगे किया, वरना तो और तो कोई वजह नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम बाकी चीज़ें तो सारी तय पा गई हुई हैं। सो मेरा ख्याल है ये पास हो जाएगा, लेकिन पिछले एक हफ़्ते में जो आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, बड़ी फ़नी मूवमेंट्स हैं। एहसन इकबाल साहब के साथ मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मिलके, वो इनके एलाइज़ हैं। पीर पगाड़ा के भाई खड़े होकर कह रहे हैं 3 माह बड़े ख़तरनाक है, GDA उनके भाई हेड कर रहे हैं, उनके पास 2 सीट्स हैं। सिमिलरली फजलुर रहमान साहब और मुस्तफ़ा कमाल इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको पता मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी कहाँ से बनी, कैसे बनी। सो जितने साइंस हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे शो अ सर्टन पैटर्न। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, द वॉल्स आर क्लोजिंग इन, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ के बैठ गई है और वो हुकूमत गिराने पे है। लेकिन अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रिक्टली न्यूट्रल भी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि हो गई है, KP के इलेक्शंस देख लीजिए, उसके अलावा ख़ुद मीडिया के साथ सलूक देख लें जो इस्टेब्लिशमेंट का है, वो नज़र आ रहा है कि और गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई किसी पे प्रेशर नहीं आ रहा। तो आई थिंक न्यूट्रलिटी भी इस वक्त इमरान खान साहब के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ही कैन यूज़ ऑल द फ्रेंड्स ही हैज़। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट भी स्ट्रिक्टली न्यूट्रल हो जाती है, उनके एलाइज स्ट्रिक्टली अवेयर और कॉन्शियस हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी हर किस्म की दोस्त की अभी ज़रूरत है। लेकिन कल वोटिंग होनी है मालिक साहब, कोरम रोज़ पॉइंट आउट हो रहा है, बल्कि अपने इत्तेहादी ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। इत्तेहादी बड़े अनकम्फर्टेबल दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर पहले भी खबर आई है कि मान गए हैं, मगर नहीं भी माने, अगर आज शाम तक कल तक मान जाएंगे। दरकार नंबर जो हैं पूरा करने के लिए, क्या वो हैं मौजूद हुकूमत के पास? कल यकीन से कहा जा सकता है कि वोटिंग होगी? मेरा ख्याल है इनडिफरेंट हो गई है और डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड DGI वाला जो मामला था, इट डिड नॉट हेल्प मैटर्स। पब्लिकली देखें, पब्लिकली कहीं भी आप एम्बेरसमेंट्स अगर होंगी तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने नवाज शरीफ साहब का ट्वीट वाला मामला कोई इतना पुराना नहीं है कि हमें याद ना रहे। जिस तरह ट्वीट हुई, जिस तरह रिजेक्ट हुई, जिस तरह उसके ऊपर रिकॉल हुआ, जो उसका फॉलो आउट हुआ, फिर उसकी आगे चीज़ें चली, दे ऑल मैटर। इदारे भी जो से मेहर लोग चलाते हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस जिंदा लोग हैं जिनकी अपनी प्रेस्टीज है, परसेप्शंस हैं, तो वो कोई मशीनें नहीं होती, तो एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके अलावा सबसे बड़े इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नेंस में सीरियसली द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। इट हैज़ फेल्ड इटसेल्फ, इट हैज़ फेल्ड इट्स सपोर्टर्स। तो डेफिनेटली मैं न्यूट्रल का वर्ड शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं कहूँगा इंडिफरेंट ज़रूर हो गई है। इसके आगे न्यूट्रलिटी और फिर एक दूसरा कदम आएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट कथा कलामी माफ, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब से। मालिक साहब, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन इनडिफरेंट हो चुकी है। लेकिन ख्वाजा साहब ने आज कहा कि बड़ा भाई थक गया है। क्या वाकई थक गया है? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। आई जेन्युइनली फील, आप मुझे बताइए ना, कहाँ कहाँ पे बेल आउट नहीं हुआ इश्यूज़ पे। लास्ट जो वोटिंग हुई थी उसमें भी हमें पता है क्या हुआ है, और कहाँ पे हमें एक साइंस नज़र आते हैं। अगर आप एवरेज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की टर्म जो सी है 4 माह से 6 माह है, पंजाब में उससे भी कम है। आपके चीफ सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज, आपके IGs इस तरह चेंज हो रहे हैं जिस तरह आप, यू डोंट इवन चेंज ए PM। तो ये इस तरह तो गवर्नेंस नहीं होगी। ना पॉलिसीज़ पे हमें कॉन्टीन्यूटी नज़र आ रही है, ना ऑफिस में कॉन्टीन्यूटी नज़र आ रही है, गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा। आपके गवर्नर, स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर जितने मर्जी बौरहमी का तासुर दें, सबको पता है कि उनकी पॉलिसीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इकॉनमी इज़ इन डायर स्ट्रेट्स। हमें कोई उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय बड़े डिज़ास्टर सा प्लान नज़र आ रहा है। तो इकॉनमी इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी इकॉनमी नहीं संभलेगी तो आपके जो दोस्त हैं वो कैसे संभलेंगे? अगर आपने लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं या फ़ौज की बात करते हैं, क्या फ़ौज ने अपने खर्चे नहीं चलाने? फ़ौज ने अपनी तनख्वाहें नहीं देनी, अपनी अपग्रेडिंग नहीं करनी?
इफ द इकोनॉमी इज डूइंग बैड एवरीबॉडी डज बैड। मालिक साहब कुछ तो बदला है और इतने बड़े पैमाने पे बदला है कि अदम एतमाद की बात खुल के की जा रही है, जो आज शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के हमरा की। पहले जब कंटेनर में थे मौलाना साहब, उनका हमने तब भी इंटरव्यू किया, तब उन्होंने कहा कि नंबर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पाते, जिस तरह आपने चेयरमैन सेनेट संजानी साहब के केस में भी देखा, नंबर होने के बावजूद अपोजिशन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ गया। मगर अब इसके ऊपर काम हो रहा है। सो तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत के इम्कानात आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या तहरीक अदम एतमाद जो लाई जाएगी वो इत्तेहादियों को तोड़ के लाई जाएगी? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको याद है पीपल्स पार्टी ANP इस इशू के ऊपर इनसे झगड़े हुए थे। उन्होंने कहा था हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और उसके ऊपर PMLN और इनका बड़ा एक्सट्रीम स्टांस था मौलाना फजल रहमान साहब का। आज वही दो जमातें खड़ी होकर कह रही कि हमारी एजेंडा पे है, और वही जो जमातें बात कर रही हैं। जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया था, ये जो आपके हलीफ हैं गवर्नमेंट के, मुझे सिर्फ समझा दें इनकी वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले दिनों, कल या परसों मरी के ऊपर भी जो सी एक एडजर्नमेंट मोशन आई, वो MQM ने की कि जी बड़ा फेलियर हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ भी MQM जौन सी है उसका सडनली ज़मीर जागा। अब हमें पता है कि MQM हो गई, GD हो गई, इनके ज़मीर कैसे जागते हैं? इनके ज़मीर या फ़ोन कॉल आने से जागते हैं या फ़ोन कॉल ना आने से जागते हैं, ये ऑन देयर ओन नहीं होता। तो देयर इज़ अ मेथड। किसी बात से इतनी बॉइंट हुई हुई है अपोजिशन, और सामने तक कोई भी नहीं मानता। लेकिन अगर कोई हमें ये कहे आज कि जी अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर रही या इस्टेब्लिशमेंट इनसे नहीं कर रही, तो आई थिंक वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। ये एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर। और जैसे आज ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि जी हमें लार्ज नंबर हमारे से PTI वालों ने कांटेक्ट किया, और मैं ख्वाजा साहब की बात सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मैंने आई नोन हिम फॉर 30 ईयर्स। वैसे हवा में इस तरह की बात नहीं करते जो फैक्चुअल ना हो। तो उन्होंने कहा कि एक कंसिडरेबल नंबर है। मैंने उनसे पूछा क्यों, वो चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा जी वो कहते हैं वी हैड इनफ। देखिए, लोगों ने अपने हलकों में जाना है। जो नॉन PTI लोग हैं मेन, वो तमाम मेन मिनिस्ट्रीज़ में, मेन डिसीजन मेकिंग स्लॉट्स में वो अनइलेक्टेड या दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने PTI की तरह लोगों जिन्होंने फील्ड में जाके इलेक्शन नहीं लड़ना। जो लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो पब्लिक नब्ज़ पे हाथ रख के देखते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। इसीलिए आई थिंक ये नंबर्स गेम, इसमें तो शायद नंबर्स गेम और होगी। जो ये बिल आपका पास होने है स्टेट बैंक का और मनी बिल, लेकिन जो नंबर्स गेम होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली, वो कुछ ट्रेंड्स ख़तरनाक आ रहे हैं। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया ISI हेडक्वार्टर्स और ये और वो, तो उस पर ही मैंने पूछा ख्वाजा साहब से, तो ख्वाजा साहब ने स्टार्टिंग कहा कि जी हम भी गए थे, और ऐसे मौक़ों पे दिखाया जाता है जस्ट टू शो कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो मेरा नहीं ख्याल कि आज वज़ीर-ए-आज़म का विज़िट इतना इनोसेंट विज़िट था, ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने खुद क्रिएट भी की थी इसी DGISI पे। सो आई थिंक द टाइमिंग इज़ इंटरेस्टिंग, द ऑप्टिक्स इज़ इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या टेंशन है हवा में, ये बड़ा जालिम शहर है इस्लामाबाद। इसमें मैं हमेशा लिखता भी था कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट। चीज़ें निकलती हैं जब इतना धुआं हो, तो कहीं ना कहीं तो होता है। मगर मालिक साहब, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे ही हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, तो इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं अभी? नहीं, आई डोंट थिंक अभी इस वक्त कोई गवर्नमेंट जा रही है। लेकिन देखें, हमने देखा है इतने सालों में गवर्नमेंट बड़ी मजबूत चीज़ होती है, अव्वल तो हिलती नहीं है। गवर्नमेंट को हिलाना मजाक नहीं है। वो भी 136 दिन आके इमरान खान साहब बैठे रहे थे, तो कौन सी कोई गवर्नमेंट उस तरह गिर गई थी। गवर्नमेंट को हिलाना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हिलना शुरू हो जाए तो फिर उसका बचाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अभी भी इमरान खान साहब के पास हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए और अपने आप को इस गड्ढे में से निकालने के लिए जितने बड़े फैसले करने की ज़रूरत है, देखना ही है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं सिंपल दो आपको चीज़ें बता दूँ। क्या वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तब्दील करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या अपने 5-6 की फेडरल मिनिस्टर्स चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया है और इस किस्म के जुमले बोले हैं कि जब तक मैं हूँ उस्मान बुज़दार है, सो मे बी अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो जिस तरह शतरंज होती है उसमें बिशप्स होते हैं, पॉन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, फील, हाथी सब होते हैं। बादशाह बचाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, और अगर बादशाह ने फील के वो बचाना है अपने पीछे रख के, तो फिर उसका अंजाम उस चेस की गेम का आपके सामने है।
कितने बड़े फैसले लेंगे या अपने अल्फाज के कैदी रहेंगे? सॉल्यूशंस तो हैं, बट मालिक साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि सहाफ़ियों से मुलाकात में कल ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अहम तरीन इंकशाफात किए थे, हमने चंद आपसे शेयर भी किए। उनमें से ये भी कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का तकाजा IMF का था, लेकिन हुकूमत भी बहरहाल हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूशन को ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार बनाना चाहती है। शौकत तरीन साहब ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत की बात ना मानी और मुईशत और ग्रोथ में सपोर्ट ना की तो वो गवर्नर स्टेट बैंक को फारिग कर सकते हैं और फारिग कर देंगे, और स्टेट बैंक कानून को भी कौमी असेंबली में लाकर तब्दील कर दिया जाएगा। शौकत तरीन साहब ने ये दावे भी किए कि स्टेट बैंक पर हुकूमती कंट्रोल के खात्मे का तासुर बहरहाल सिरे से गलत है, दुरुस्त नहीं है। गवर्नर की तैनाती हुकूमत खुद करेगी। बोर्ड का भी जिक्र किया जिसके अंदर से 8 मेंबरान जो हैं उनका तयन फेडरल गवर्नमेंट करेगी वज़ीर ख़जाना के इन दावों के बावजूद। मगर आज हमने देखा कि अपोजिशन हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही है कि स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवाया जा रहा है। जब हुक्मरानों के आगे जो है तालियां मारने वाले और मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना, खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग। आज ही ख्वाजा आसिफ ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी संगीन तर इल्जामात लगाए। मुलाहिजा कीजिए। स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। जो आप स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रहे हैं, जो हम स्टेट बैंक गुलामी बिल का नाम देते हैं, ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मुईशत का खुद मुख्तारी पे, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े जारहाना अंदाज के अंदर बहुत संगीन बातें की हैं। उनका ये कहना है कि कौमी सलामती हमारी मुतासिर होने के इम्कानात हैं। दुनिया में दिफा और दीगर मामलात के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, मगर हुकूमत ने मिनी बजट की आड़ में एक अकाउंट बना दिया है, डिफेंस अकाउंट। हमारा वो डिफेंस बजट की रकम भी इसी अकाउंट में होगी और अब हमारे डिफेंस अखराजात भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए IMF देख सकेगा, पूरी दुनिया देख सकेगी। अमरीका, भारत सबका असर रसूख बराह रास्त होगा, जिसकी वजह से CPEC और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी मुतासिर हो सकता है। मोहम्मद मालिक साहब, आपने बात सुनी, कल ही अहम तरीन ब्रीफिंग में, नशिस्त में आपकी भी वजीर ख़जाना से कुछ नोक झोंक हो गई थी, कुछ तलखी थी, मगर द फैक्ट रिमेंस के स्टेट बैंक के आगे से स्टेट का लफ्ज़ हटा दिया जाए, रियासत नहीं बल्कि IMF की ये ब्रांच बन जाएगा। ये आज ख्वाजा साहब ने कहा। क्या वाकई स्टेट बैंक गवर्नर जो है वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर है? आज ये भी दावा किया ख्वाजा साहब ने। देखिए, तलखी आई डोंट नो, लेकिन आप भी वहीं पे थी। बात यह है कि हमारा काम है सवाल पूछना। अगर आप ये कहेंगे नहीं, आप सवाल पे एतराज़ हो तो आई डोंट नो क्या चाहते हैं हमारे मिनिस्टर्स वगैरह। बहरहाल खैर हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्टेट बैंक की जी ज़्यादा शख्सियात से ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वो बड़ी अलार्मिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने देखा, जब बहस हो रही थी कि स्टेट बैंक का रोल ही चेंज हो गया है। अगर आप पुरानी अमेंडमेंट्स नई अमेंडमेंट्स देखें, अब इनका रोल क्या है कि सिर्फ इन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बात करनी, महंगाई पे, एक्सचेंज रेट पर बात करनी है। इनका इकॉनमी की स्टेबिलिटी से ताल्लुक़ नहीं है एज अ प्राइमरी थिंग। उन्होंने लिख दिया कि जी हमारा प्राइमरी, जो हमारी अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ है वो है कि हमने महंगाई की शरह को देखना है, एक्सचेंज रेट देखना है। साथ आगे लिखा हुआ है कि जी इकॉनमी को भी हम करेंगे, मगर वो आपकी वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब आपने यही, और आपको याद होगा जब बात हो रही थी, गवर्नर साहब बोले तो उन्होंने कहा कि देखें इकनॉमिक ग्रोथ जो 5% है, इसमें बड़ा बढ़ता है, इकनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी। आपको याद होगा उन्होंने ये बात की थी। यही हमारा एतराज़ है कि अगर इकनॉमिक ग्रोथ रोक के आपने चीज़ें संभालनी है तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। हमारे यहाँ पे एवरीबडी एग्रीज कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू हैव टू कीप रनिंग टू स्टैंड स्टिल। अगर हम आज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी रखना चाहते हैं, इकॉनमी और आम आदमी की ज़िंदगी को, तो हमें 7% की रफ्तार से अगर हम ग्रो करें तो उसका मतलब है कि आज वहाँ खड़े में जब हम हैं, इसमें तरक्की नहीं है। आप एक गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि जी 5% भी ज़्यादा है, हमें ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट ये वो कहा उन्होंने। दे आर एट ऑड्स। फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज़ और हैं, गवर्नर स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ और जो अब बिल के अंदर जो पावर्स हैं गवर्नर स्टेट बैंक की, वो एब्सोल्युटली वो लगेगा ये कि स्टेट बैंक अपने लिए बैंक बना हुआ है कि स्टेट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, वो एक्सचेंज रेट क्या करेगा, वो क्या करेगा, मुल्क की इकॉनमी लफ्ज़ी थोड़ी सी सपोर्ट है, भाड़ में जाए। इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और मॉनेटरी कमेटी का इन्होंने क्लॉज चेंज किया हुआ है, जिसमें पहले था कि पहले होता था मॉनेटरी कमेटी फैसला करेगी एक्सचेंज रेट वगैरह का, जिसमें मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाएगी, वो हटा दिया। अब उन्होंने कहा कि जी मॉनेटरी कमेटी फैसला करेगी इस बेसिस के ऊपर कि जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको नज़र में रख के करेगी। सो अब अगर आपने हमें अभी तक, मैंने आपको याद है हम खड़े हुए थे बाद में, तो मैंने गवर्नर साहब से पूछा था तो उन्होंने हैरानी का इजहार किया था, अच्छा मुझे नहीं पता क्या बात हुई है। जब मैंने कहा था कि फोरेंसिक ऑडिट की हमने बात सुनी थी, जब 13.25% आपने किया था एक्सचेंज रेट, बिलियंस आए बिलियंस गए, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, उसकी कॉस्ट थी, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। सो एक स्टेट बैंक जिसने मुल्क की इकॉनमी के अंदर नहीं करना, आप रिजर्व बैंक देखते हैं इंग्लैंड का, आप अमेरिका के जब आप देखते हैं फेडरल रिजर्व बिल्कुल इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट टारगेट करते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी की ग्रोथ के मुताबिक उनके पार्ट ऑफ एजेंडाज हैं। हमारा एजेंडा ही फ़र्क कर दिया हुआ इन्होंने। सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। बाकी रेलिवेंट चीज़ें हैं कि कौन फायर हो सकता है, कौन फायर नहीं हो सकता। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया स्टेट बैंक ने, उसमें मेंबर है फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी आपके, नॉन वोटिंग मेंबर है। और कल हमें लॉजिक हम सुन रहे थे उस मीटिंग में, जब आप भी थी ब्रीफिंग में, कि जी पहले भी सेक्रेटरी बैठे होते थे, अभी फैसला होता नहीं था तो वो टैक्स कर देते थे और जनाब वो मिनिस्ट्री कुछ और कर देती थी, वो अब टैक्स नहीं कर सकता। अगर 22 ग्रेड का फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी जो पाकिस्तान की इकॉनमी का कस्टोडियन है, और वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि उसका वोटिंग राइट होना चाहिए बैंक के अंदर, फिर उसको बोर्ड में भी ना बिठाएं। मतलब ये तमाशे मुझे समझ नहीं आती क्या है। फिर उन्होंने कहा पहले होता था जी कोऑर्डिनेशन बोर्ड बिटवीन स्टेट बैंक और फेडरल फाइनेंस खत्म हो चुका है, बोर्ड खत्म कर दिया, जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर था, जिसके मिनट्स बनने थे, जिसका प्रोसीजर था, जिसका एक रिकॉर्ड होता, किसने क्या कहा, किसने क्या एडवाइस किया। आप कह दिए जी फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर साहब आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। भाई ये बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे कि आप तय कर लेंगे, नहीं तय कर लेंगे। कल को फाइनेंस मिनिस्टर का झगड़ा हो गया और गवर्नर साहब से नाराज़ हो गए, वो उसका मुँह उधर है, उसका मुँह उधर है, तो इकॉनमी का मुँह किधर होगा। ये कोई पॉलिसीज इंडिविजुअल बेस्ड नहीं हो सकती, रूल्स होते हैं। ये आप नहीं तय कर सकते कि फेडरल मिनिस्टर और फाइनेंस जो गवर्नर स्टेट बैंक है आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन लाइक दैट? नहीं होता। क्या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे? रोल्स डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड है। एक स्ट्रक्चर हटा के एक इनफॉर्मल कैजुअल बना दिया। इस तरह मुल्क चलते हैं, 22 करोड़ का मुल्क चलता है, $1 ट्रिलियन रुपये इकोनॉमीज चलती हैं। अच्छा ठीक है जी, आज मूड होगा जी, गवर्नर साहब बात कर लेंगे। मालिक साहब मगर आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल के हवाले से। उन्होंने कहा है कि ये हमारी गो के तारीखी सबसे बड़ी तारीख के अंदर अटैक है हमारी मुआशी इंडिपेंडेंस के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर। बट ही ऑल्सो सेड, विच इज़ वेरी अलार्मिंग टू मी सर, कि ये हमारी कौमी सलामती यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ है। वो कह रहे हैं कि हम अपना डिफेंस और न्यूक्लियर स्पेंडिंग को एक्सपोज कर रहे हैं। इज दैट द केस एग्जैक्टली? बताइएगा। मैं आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 100 बिलियन प्लस कर दिया गया है। ये पहले 100 मिलियन होता था सारी चीज़ें। फिर ये हो गया कि अगर एक सर्टन लेवल से नीचे जाएंगे रिजर्व्स वगैरह, तो स्टेट बैंक कैन टेक ऑल द फंड्स एंड पुट देम इन इट्स ओन किटी, और उसको लाजिम होगा। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अब होगा ये कि स्टेट बैंक की अपनी जो सी नीड्स हैं, सब कुछ हैं, उसकी नीड्स प्रायोरिटाइज हो जाएंगी कौम की नीड्स के ऊपर। और स्टेट बैंक की जितनी ये पावर्स हैं ये आ रही हैं थ्रू IMF एंड एवरीथिंग। ये भूलिए मत, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात नहीं है, लेकिन भूलिए मत कि हम एक ओनली इस्लामिक वर्ल्ड की ओनली न्यूक्लियर स्टेट है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमेशा बड़े इश्यूज रहे हैं, सब कुछ हैं हमारे रीजन में। आज का तरीका नहीं, कब से अमेरिका और सारे मिलकर कोशिश करें कि हमारा न्यूक्लियर रोल बैक हो। इन अमेरिका को देखें किस किस जगह ने उन्होंने इंडिया को कहाँ पे नहीं दिया। उनके साथ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग और थ्रेट सिक्योरिटी वो तक एग्रीमेंट साइन कर लिए में। हमें अगर हम स्टेट बैंक डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल पॉलिसी पे चलेंगे तो हमारी जो सी अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जिसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को उन्होंने कॉर्नरस्टोन बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने सारी बेस की है। विद दिस स्टेट बैंक रनिंग इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनी है, इट बिकम्स अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि उसमें आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी है वो सीरियसली अंडरमाइन होती है जब आपका एक रेगुलेटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रक्चर बिकम्स द ओवरऑल
डिसाइडर के क्या किस तरह होगा, क्या किस तरह नहीं होगा। हमें हिसाब ही नहीं मिलता, हमें जवाब कोई नहीं देने वाली बात है। अभी जो मार्कअप इंटरेस्ट रेट हुए हैं, फिर अगेन टेक्निकल डिबेट बहुत लंबी हो जाती है। एक तरफ खुद कहते हैं कि जी महंगाई इस वजह से है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के इशूज़ से सब कुछ थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बोरोअर गवर्नमेंट है, उसकी बोरिंग कम नहीं होती। बड़ा हमें कारनामा बताया गया, और आप उस मीटिंग में जब बात हो रही थी, जब मैंने आस्ते हैं कि जी देखिए 3 साल से हमने बोरो नहीं किया स्टेट बैंक से, कमर्शियल बैंक, लेकिन आपने वही पैसा, उससे ज़्यादा पैसा प्राइवेट बैंक से बोरो किया, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आपने दिया। तो मेरी जेब से एज ए टैक्स पेयर अगर पहले 100 रुपये का गवर्नमेंट उधार ले रही थी, वही उधार गवर्नमेंट ने 150 रुपये में लिया, बैंकों की चांदी निकल आई। कौन पूछने वाला है? ये एक रूल बना, बैंक्स ने अपने 3-3 डिविडेंड्स निकाल रहे हैं, वी आर पेइंग एक्स्ट्रा। कमर्शियल बैंक्स आर मेकिंग मनी एट द ऑर्डिनरी मैन्स एक्सपेंस। सो इसलिए इतना बड़ा पलंदा है ये। अगर आप इनकी सिर्फ ये पॉलिसीज़ में चले जाएं, इनके सारी ये रूल्स देख लें और पुराने के साथ जक्स्टा पोस्ट करें जो उन्होंने चेंजेस की हैं, ये इनोसेंट साउंडिंग चेंजेस नहीं है, दीज आर वेरी अलार्मिंग चेंजेस। और अल्टीमेटली मुझे एग्जांपल दे दीजिए कि कहाँ पे IMF का प्रोग्राम उस तरह कामयाब हुआ है जिसको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद थे। आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, ये तशवीश हिज़्ब इख्तिलाफ की मौजूद है और बहरहा इन एप्रीहेंशंस को, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा, इसके दूररस असरात मुरतब हो सकें। देयर प्रोज एंड कॉन्स टू दिस एंटायर डिबेट ऑफ कोर्स, बट द डिबेट नीड्स टू बी हैड। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब साथ देने का। सर, MQM अभी क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए? थोड़ी देर पहले खबर आई कि आप वोट डालने जा रहे हैं इस बिल के लिए। अभी भी वोट डालने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, फैसला नहीं किया, कल इजलास के बाद करेंगे? क्या स्टेटस है आपकी जमात का? देखिए, अभी तो ये मरहला हुआ है कि हमने 8 चीज़ों पर टोटल एग्जेम्पशन डिमांड की है हुकूमत से। और दूसरी बात, मेहर, हम ये समझते हैं कि गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी जेन्युइन तौर पे न सिर्फ हमें है बल्कि हम उसका दर्द भी रखते हैं। लेकिन मुसीबत हमारे सामने ये है कि पीछे कुआं और आगे खाई वाला हिसाब है, कैच 22। यस, ठीक, कि गवर्नमेंट को चलना है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए अपना बजट पास कराने हैं, रेट्स बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये तकलीफ भी है कि टैक्स पेयर तो पूरी दुनिया में बड़े फखर से अपने आप को शो करता है, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स शायद जजिया है या जुर्माना है। और वो देने के बाद भी जो लिविंग फैसिलिटीज है हमारे यहाँ, चाहे वो बुनियादी ही क्यों ना हो, चाहे वो मुझे और आपको ही क्यों ना हो, वो हमारे पास नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पिछली रिवायत को अगर तोड़ते हुए टैक्स लगाकर इन चीजों को भी इंश्योर करें कि मरीज जैसे वाकयात ना हो, कराची कचरे के ढेर से पाक हो, इसी तरीके से पीने के साफ पानी की। ठीक है, मगर ख्वाजा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसलिए भी आपसे पूछूं, वक्त की किल्लत है सर, कल वोटिंग होनी है, तो कल वोटिंग होने जा रही है, नहीं जा रही? आप किधर वोट डाल रही है आपकी जमात? आज सलाउद्दीन साहब तो कह रहे थे हमें सिरे से एतमाद में ही नहीं लिया, हमें तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। अभी भी आप क्या फकत पपेट्स ही हैं जिन्होंने हाथ रेस करना है, ए करना है? क्या स्टेटस क्या है सर, बात बताइए। सारे सवालात के जवाब आप ही दे देंगी तो मैं तो शर्मिंदा ही हूँ। खाली गुजारिश ये है, 8 चीजों पर अगर एग्जेम्पशन हो जाती है तो हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करेंगे, लेकिन अगर उसमें भी कोई तरमीम है तो वो सुबह हमें यकीनन इजलास से पहले इल्म होगा। तो अगर 8 जो आपने सिफारिशात दी हैं, अगर ये एग्जेम्पशंस जो हैं ये नहीं होती तो फिर आप वोट नहीं करेंगे? उसूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए, मगर अगर कॉल आ गई तो शायद इरादे बदल जाएं। बस मैं कौमी असेंबली के मेंबर नहीं हूँ, वरना शायद कोशिश करता सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन पार्टी की पॉलिसी बहरहाल तमाम कौमी असेंबली के अरकान तय करेंगे जो भी यहाँ से हिदायत होगी। आपके दोस्तों को, भाइयों को कोई कॉल्स आ रही हैं? ख्वाजा साहब बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे कॉल्स आती हैं, मैंने कहा पूछ लूँ, आ रही हैं? ख्वाजा साहब कौन? ख्वाजा साहब रफीक साहब या ख्वाजा आसिफ साहब? अभी तो कॉलों का मौसम ख्वाजा आसिफ साहब का है, हमारे पास तो लगे शुक्र सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, कह रहे थे कि असूली तौर पे तो खड़े रहना चाहिए, मगर कल सुबह तक ये असूल कितने तब्दील होते हैं हम आपको अपडेट रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज कौमी असेंबली इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार तकरीर की, वज़ीर आज़म को मुआशी दहशतगर्द करार दिया और कहा कि इमरान खान किसानों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं।
अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस खदशे का इजहार किया था और यूरिया का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ये भी ऐलान किया था इमरान खान होश के नाखुन लें। उनने मुतनब्बे किया था कि जो खादें दस्तयाब नहीं हो रही और मुल्क में ग़ज़ाई बहरान आने वाला है। नाज़रीन, उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी मुल्क भर के किसानों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ 21 जनवरी से रैलियां निकालेगी। इमरान खान ने ज़राअत के शोबे को तबाह करके मुआशी दहशतगर्दी की है, जिसे किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया था। कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंटमैन हैं, वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडलमैन हैं, जो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिससे ताहाल वफाकी वज़रा इंकारी हैं, ये है कि किसान इस वक्त भी ब्लैक मार्केट से खाद 1758 रुपए की बजाय 3000 रुपए और DAP की फी बोरी 5800 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। नाजरीन, इस बहरान के बायस गंदम की पैदावार में 15 लाख एकड़ की कमी का खदशा सर उठा चुका है। कम से कम 15 से 20 बोरी की ज़रूरत है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही। जब गंदम काश्त की उस वक्त DAP बिल्कुल नहीं मिली। आजकल जो है वो यूरिया बहुत शार्ट है, वो मिल नहीं रहा। पहले ब्लैक में मिलता था 2500 3000 की बोरी, अब वो भी नहीं मिल रही। मैं 6 दिन से मुसलसल लाइनों पे लगा रहा हूँ। 2 महीने माल नहीं आया, जो मौजूद माल था वो सेल हो गया, डीलर के गोदाम खाली हो गए। अब जो बुकिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी बुकिंग होती है, 300 400 500। तकरीबन 3 लाख के करीब खपत होगी इस सीज़न में, और मेरा ख्याल सप्लाई अभी तक 70-80 हज़ार के करीब आई है। 50% सप्लाई कम आ रही है, इस वजह से ये शार्टेज है। और इसीलिए लोगों को ये समझा रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, आप नाइट्रोफास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुआरा खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट को ज़रूरी तो नहीं है कि यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है, हम उसके अल्टरनेट खाते हैं वो भी उन्हें बता रहे हैं कि आप ये इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां निकालने का फैसला कर लिया है और इससे कबल ऑपोजिशन मुल्क में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से भी पार्लियामान में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा चुकी है। वो किसान के मसाइल के ऊपर है। ज़रूरी जो क्राइसिस है पाकिस्तान में इस नाअहल नालायक हुकूमत की वजह से, उसके ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि वो भी हमारा एहतजाज है। और किसान की रैलीज़, ट्रैक्टर रैलीज़ हर डिवीज़न पर निकालने का जो फ़ैसला किया गया और उस फैसले का ऐलान आपके साथ शेयर किया गया, उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं और लाए अमल तैयार हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हुकूमती दावों के बावजूद खाद का बहरान बरकरार है कि जिससे ज़राअत और किसानों की आमदन शदीद मुतासिर हो रही है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले यूरिया खाद की तलब और रसद के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने दावा किया कि मुल्क में रोज़ाना 25,000 टन यूरिया की पैदावार हो रही है कि जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता साल मुल्क में गंदम, गन्ने, कपास और मकई की रिकॉर्ड बम्पर फसलें पैदा हुई और हुकूमत की ज़राअत दोस्त पॉलिसियों की वजह से माली साल 2020-21 में किसानों ने 822 अरब रुपए इजाफी आमदनी हासिल की। इजाफी आमदनी के नतीजे में किसानों की तरफ से यूरिया की ज्यादा खरीदारी हुई, जिससे डिमांड बढ़ी। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दावे और लॉजिक पेश कर रहे थे। दुनिया के अंदर इस वक्त यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है और पाकिस्तान के अंदर ये 1800 रुपए की कीमत पे बिक रही है। इसकी वजह से 400 अरब की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। गोया वज़ीर आज़म ने खाद की किल्लत का मामला सिंध में फर्टिलाइजर कंपनियों पर डाला है और किल्लत ना होने पर एतमाद का इजहार किया है और वज़रा ने खाद के बहरान को कुल्ली तौर पर रद्द किया है। नाज़रीन, कल ही अमाद अजहर साहब सहाफ़ियों को एतमाद में ले रहे थे। उन्होंने बताया कि सिस्टम गैस प्लांट्स भी इस मुल्क में काम कर रहे हैं, LNG प्लांट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि माजी में जिस तरह फर्टिलाइजर प्लांट्स 1 नवंबर को बंद कर दिए जाते थे, अब नहीं किए जा रहे, वो अभी भी खुले हुए हैं और अनइंटरप्टेड गैस उनको मिल रही है, बिला तातुल गैस फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से हम अपने बुलंद तरीन प्रोडक्शन यूरिया की अपने मुल्क में देख रहे हैं। जबकि
ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मुल्क में मकामी ज़रूरत से बढ़कर खाद के कारखाने तो मौजूद हैं, लेकिन पैदावार में कमी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है कि जिसका कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी ने भी नोटिस लिया है। इजलास में ये बात सामने आई है कि जून से सितंबर के दौरान खाद के कारखानों को गैस की फराहमी में पड़ने वाले खलल से 2 लाख टन पैदावार की किल्लत का सामना हुआ, जबकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक खाद के कारखानों को मार्च से नवंबर तक काम करना था, लेकिन ये 28 जून से 16 सितंबर तक बंद रहे। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी के इल्म में ये बात भी लाई गई कि यूरिया की किल्लत के बायस कपास और दीगर फसलों की पैदावार भी मुतासिर हुई है। हुकूमत को इस सारी सूरत हाल का मौसर तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। दूसरी तरफ 24 मेट्रिक टन खाद की 480 बोरियां अफगानिस्तान स्मगल की जाने की खबरों पर भी वफाक और सूबे में जिम्मेदारी का तयन मखमसे का शिकार है। सवाल यह है कि अगर मुल्क में यौमिया 25,000 टन यूरिया खाद पाकिस्तान में बन रही है तो फिर किसानों को मिल क्यों नहीं रही? यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है तो फिर दरामद क्यों की जा रही है? किसान लंबी कतारों में क्यों खड़ा है और मुल्कगीर एहतजाज करने पर क्यों बजिद है? नाजरीन, फर्टिलाइजर कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के मातहत हैं और अगर ये कंपनियां डीलरों की इजाफी गंदम दे रही हैं तो फिर मिनिस्ट्री ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया? गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 27 मिलियन टन गंदम की पैदावार का दावा किया था और शादियाने बजाए गए थे, जिसके बावजूद आटे की कीमत 70 से 75 तक पहुंच गई थी। हालिया यूरिया खाद के बहरान के बाद गंदम की पैदावार कम हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मुल्क में यूरिया खाद की ज़रूरत 6.3 मिलियन टन है और पैदावारी सलाहियत 6.5 मिलियन टन है, तो कमी क्यों हुए? हुकूमत का दावा है कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो पूरी पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं, उनको गैस भी मिल रही है। फूड सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ने जो मनसूबाबंदी की है इसके मुस्बत नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं हुकूमत के मुताबिक। तो मुस्बत नताइज पर किसान क्यों परेशान है? फूड सिक्योरिटी के बावजूद आटे, चीनी और अब खाद का शदीद बहरान क्यों पैदा हो रहा है? जब खाद स्मगल हो रही थी तो किसान एहतजाज कर रहा था, वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाओ नोटिस भेज रहा था, मगर वज़रा खामोश क्यों रहे? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मौजूद हैं, खालिद महमूद खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, बताइएगा कि ये तो सब अच्छा है कि खबर दी जा रही है हमें प्राइवेट ब्रीफिंग्स में भी, ऐवान में खड़े होकर भी, तो सूरत हाल तो कुछ और लगती है। ये किसान क्यों सरापा एहतजाज? देखिए, मैं ये कहूँगा सिर्फ आपको अच्छी खबर नहीं दी जा रही, बल्कि खुसरो बख्तियार साहब प्राइम मिनिस्टर को भी हर वक्त अच्छी खबर देते हैं। हालांकि जब जून में ये प्लांट बंद हुए, हमने अखबारों में इश्तिहार दिए, हमने शोर मचाया कि ये प्लांट चालू किए जाए। एज ए काश्तकार हम वो फिगर देख रहे थे, हमें लग रहा था कि ये शॉर्ट हो जाएगी। क्या मिनिस्टर इंडस्ट्री को पता नहीं चल रहा था उस वक्त? हमने पूरा शोर मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शोर मचाया। हालांकि हमारा नहीं बनता कि हम कहें प्लांट चलाएं, हमने कहा प्लांट चलाएं। उसके बाद जब इंटरनेशनल रेट बढ़ाया तब भी हमने शोर मचाया कि स्मगल हो जाएगी, और वो स्मगल हो गई। तो इस वक्त क्या किसान को फी बोरी खाद 1758 रुपए पे दस्तयाब है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 1758 में किस तरह मिलती है उसको कि ट्राला आया, एक लाइन लगी, लाइन में लग के, लाइन में काश्तकार नहीं लगता जी, वहाँ पे कोई मजदूर आ जाएगा, कोई रिक्शा ड्राइवर आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो 2 बोरी ले गया, 3, उसने आके काश्तकार को बेचनी है। काश्तकार जो मर्जी हो, काश्तकार वज़ादारी अपनी नहीं छोड़ता, वो लाइन में नहीं लग सकता काश्तकार। काश्तकार का ये नहीं कि काश्तकार के इससे मुराद तो ये होना कि उसका जो कारोबार है वो ना बाइज्जत रहा ना मुनाफा बख्श रहा। अब यूरिया के मैं एक मिनट मेरी पूरी बात सुना। अब यूरिया और डीएपी का रेट बढ़ गया, इंटरनेशनल रेट बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया। वो यूरिया आप हमें मिली 8,500-9 हज़ार रुपये की, जिससे काश्तकार ने 17 से 20% कम इस्तेमाल की। यूरिया का इस्तेमाल भी कम हुआ, ज़्यादा यूरिया स्मगल हुई है, होल्डिंग हुई है। होल्डिंग को रोकना हुकूमत वक्त का काम है, काश्तकार का काम नहीं है। काश्तकार से हम बता सकते थे, हम शोर मचाते रहे, हम हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जगह बताया कि ये इशू है। पंजाब हुकूमत को बताया, वफाक को बताया, लेकिन उस पर कुछ ना हो सका। अब मुझे जो डर है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है, मुझे जो डर है इस वक्त कि अगर हमारी फास्फोरस के कम इस्तेमाल की वजह से 5 से 10% पैदावार कम होती है अगर कपास की, गंदम की, और इंडिया में भी प्रॉब्लम है इस वक्त, यूरिया का भी, डीएपी का भी वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ भी कम होती है। अगर दोनों मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं खरीदारी के लिए, ऑलरेडी 26-27 रुपये रेट है इंटरनेशनल, अगर ये दोनों बड़े मुल्क चले जाते हैं तो इंटरनेशनल रेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा? फिर हमने परचेज करनी है यूक्रेन से या रशिया से। दोनों मुल्क जंग के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर रशिया चढ़ना दौड़े यूक्रेन नहीं, फिर यह है कि मिडल ईस्ट में मैक्सिमम यूक्रेन से ऑर्डर बुक करवा लिए गंदम के। यानी हमें इस वक्त इस पे कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आज खुसरो बख्तियार साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, मैं उस मीटिंग में आया हुआ था, तो मैंने कहा जनाब आज जब सब मसला खत्म हो चुका है,
आज आप मीटिंग बुला रहे हैं, ये मीटिंग उनको बुलानी करनी चाहिए थी नवंबर में गंदम काश करने से पहले। और मैं मीटिंग का एजेंडा क्या था कि आने वाला को वर्स्ट केस वो हमसे माजरत की गई है जी आज। अच्छा। ओपनली माजरत की गई है कि हम माजरत कहाँ हैं, हम इसको सही मैनेज नहीं कर सके, आज माजरत की गई है। किस वक्त माजरत की जा, इन्हें मीटिंग बुलानी चाहिए थी नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में प्लान किया जाता। देखिए प्लानिंग इस तरह नहीं होती कि डे टू डे प्लानिंग होती है, 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की प्लानिंग होती है। आज भी मैं कहता हूं कि आज भी वक्त है, क्योंकि पूरी दुनिया का नंबर 1 इशू फूड सिक्योरिटी आ गया। आज भी ये होना चाहिए कि हमें अपना 10 साल 15 साल का बनाना चाहिए। अभी इन्होंने इसी से पास करवाया गैस के लिए, वो मार्च तक है। ये कोई तरीका है कि आप 3-3 माह का करें? हमें एडहॉकिज्म के ऊपर ये काम चल रहा है। और मैं एक अहम इशू की तरफ जी, पिछले साल भी सारे मेजर फूड स्टेपल्स हमने इंपोर्ट किए हैं, और एक बार फिर जो बम्पर क्रॉप्स के दावे वजीर आजम कर रहे हैं, यू थिंक कि ये ऐसा मैं आपको अर्ज करूं, जब पाकिस्तान बना, पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम आज कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम तकरीबन एडिबल ऑयल $4 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहसे शर्म है। और मैं इस जो मिनी बजट आया जी, मिनी बजट में क्या हो रहा है जी? क्या हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं? सब्जियों के बीज के ऊपर जीएसटी, कैनोला के बीज के जीएसटी, सूरजमुखी के जीएसटी, चावल के बीज के ऊपर जीएसटी, ज़राई आलात के ऊपर जीएसटी, इसी तरह कॉटन के बीज ऊपर जीएसटी, खल जानवरों ने खानी उसके ऊपर जीएसटी, बिनोला उसके ऊपर जीएसटी, चारा जात के बीज ऊपर जीएसटी। क्या हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं? अगर हमने IMF के प्रेशर में आके अपनी फूड सिक्योरिटी को तबाह करना है, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आज पाकिस्तान के कायम होने की एक ही वजह है, आज जो इस वक्त अमन अमान है यहाँ पे, 9/11 हुआ, जब पाबंदियां लगी, ज़राअत ने जिंदा रखा, जब आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां, ज़राअत की वजह से कोई आदमी भूखा नहीं सोया, 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। मुझे खोखर साहब बताइएगा, 24 मेट्रिक टन खाद की 480 बोरियां अफगानिस्तान स्मगल होने की भी खबरें आ रही हैं, और आपने देखा है कि वफाक और सूबे के दरमियान मखमसे का ये शिकार है, जिम्मेदारी का तायन। अभी हमारे साथ मैंने एक बलूचिस्तान से भी दोस्त को आज बुलाया हुआ था मीटिंग में, उसने आगे कहा कि वहां से तो सैकड़ों ट्रक डेली जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, इसलिए मैंने बुलाया था उसको। और कोई रोकथाम नहीं हो रही, कोई चेकिंग नहीं हो रही, देखिए ब्लैक मार्केट अपनी चल रही है। मैं आपको कहूं, यूरिया का इस्तेमाल पाकिस्तान में जमीन के अलावा कहीं और नहीं है। अगर काश्तकार यूरिया खरीदेगा वो जमीन पे इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यहाँ पे होती तो काश्तकार लाइनों में लगा होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी। हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद थे, सदर हैं पाकिस्तान के इत्तेहाद के, और आज बता रहे थे कि वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने माफ़ी मांगी अपनी गलती का और अपनी गफलत का एतराफ़ किया। मिसमैनेजमेंट है, एडहॉकिज्म है, और बदकिस्मती से इसकी हाई मेजर कीमतों के अंदर या इन्फ्लेशन के अंदर बढ़ती महंगाई की सूरत हमें आवाम को इसकी कॉस्ट जो है कीमत अदा करनी पड़ती है। ना सिर्फ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का जिक्र होता है, लेकिन इसके अंदर 2/3 अगर कहा जाए महंगाई और किल्लत की अगर हमारी मिसमैनेजमेंट वजह है तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद तशद्दुद और नाजेबा हरकत के केस में मुतासरा लड़की ने मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया है, और आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तशद्दुद केस की समाअत हुई, और समाअत में मुतासरा लड़की के बयान पर वकला ने जिरा की। मुतासरा लड़की ने अदालत में बयान दिया कि पुलिस वाले मुख्तलिफ औकात में सादा कागज़ों पर उससे दस्तखत और अंगूठे लगवाते रहे हैं। वो किसी भी मुलजिम को नहीं जानती, ना पहचानती और ना केस की पैरवी करना चाहती है। मुतासरा लड़की के मुताबिक उसने किसी को भी तावान की रकम अदा नहीं की। 6 माह कबल उस्मान मिर्ज़ा के जो इस घिनौने वाक़े का मरकज़ी किरदार है, उसने साथियों के साथ मिलकर नाजेबा वीडियो बनाई, मुल्ज़िमान की वीडियो बनाकर लड़की और लड़के को ब्लैकमेल किया, और फिर बाद में भत्ते की रकम भी मौसूल करता रहा, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। नाज़रीन, अदालत में जमा कराए गए पुलिस चालान के मुताबिक मुल्ज़िम उमर बिलाल ने इंकशाफ किया कि उस्मान मिर्ज़ा के कहने पर मुतासरा लड़के और लड़की से 11 लाख रुपए लिए गए। 11 लाख 6 लाख रुपए उस्मान को दिए इसके अंदर से, और बाकी रकम दीगर साथियों में तकसीम कर दी गई। पुलिस चालान के मुताबिक मुतासरा लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया अपना कि उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथियों ने उसको बरहना किया, तमस्खर उड़ाया और वीडियो बनाते रहे।
मुतासरा लड़की के मुनर्रफ होने के बाद रियासत ने इस केस में खुद मुद्दई बनने का फैसला किया और मुल्जिमान को सजा दिलवाने की यकीन दहाई नहीं कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट भी तलब की और वजारत कानून को हदायत जारी की कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप किया जाए, इस केस को बड़ी संगीन बुनियादों पर लिया जाए। और आईजी को उन्होंने अपने ऑफिस पीएम ऑफिस भी तलब किया। केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का इरादा किया गया। ये हमारे अदालती निज़ाम के दोहरे मेयार का वो चेहरा है कि जो बेबस और कमज़ोर मुद्दई के लिए है, जिसके पास ना तो इन्फ्लुएंस है, ना असर व रसूख है, ना माल व दौलत है। इस निज़ाम का एक और चेहरा आपको दिखाते हैं नाज़रीन। दूसरा चेहरा शाहरुख जतोई की सूरत में है कि जिसने रिटायर्ड डीएसपी के इकलौते जवान साला बेटे शाहजेब को सफाकाना कत्ल किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम शाहरुख जतोई को कभी असर व रसूख की बदौलत जेल की सी क्लास में रखा गया तो कभी VIP हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाहरुख जतोई को जेल में मुबैना तौर पर जिंदगी की तमाम लग्जरीज, फैसिलिटीज़, आसाइशें वो हासिल रहीं और हमारे मुख्तलिफ मुस्तनद ज़राए हमें बताते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स और फुटेजेस भी जल्द शेयर की जाएंगी, कि ऐसे कई और VIP मुजरिमान हैं कि जिन्हें रात के अंधेरों में जेल से निकाल कर घर मुंतकिल कर दिया जाता है, पार्टीज़ कराई जाती हैं, घरों में मुंतकिल करने के साथ साथ उनको तमाम तर लग्जरीज दी जाती हैं। सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क की है नाजरीन कि आज एक बेबस, इंतहाई बेबस मुतासरा लड़की ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। 6 साल कबल एक बेबस माँ ने अदालत से तमाम सजायाफ्ता मुजरिमों को माफ़ करने की इस्तदा की थी और फिर ये कहा था कि जो वालिद हैं, जो उनकी जो बच्चियां हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना है। मुजरिमों को माफ़ करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी भी जमा करा लिया था। बेबसी की एक जैसी ये कहानियां हैं। मुतासरा लड़की आज आपने देखी है और 6 साल पहले वो एक बेबस माँ थी जो रियासत पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो उनकी जवान बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर पाएगी। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।